हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMI में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो उम्मीद है आप लोग इसका फर्स्ट वीडियो देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाके देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं एक बार आपको इसका रिवाइज़ करा देती हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होता है, तो जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वह अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मैंने बताया था इसको किस भाग में रखा गया है। तो इसको किस भाग में रखा गया है फ्रेंड्स, तो इसको भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, जो आर्टिकल क्या है 12 से 35 है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने बताया था कि भाग 3 को क्या कहते हैं, अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो और मैंने बताया था मैग्ना कार्टा कहाँ से आया था, कैसे क्या हुआ था। फिर मैंने बताया था कि ये USA के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और मैंने बताया था कि जब प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 हैं। ओके, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और किस में रखा गया था, इसको संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके बाद भारतीय नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, तो वो 14 से 18 के बीच में है। तो उसके पहले भी जो आते हैं 12 और 13, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था पूरे डिटेल्स में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ है। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे काफ़ी डीपली नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़ा था फ्रेंड्स। पहला था समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 है। फिर सेकंड पढ़ा था हमने स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 to 22 है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमने थर्ड पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 to 28 है। फिर फ्रेंड्स हमने पांचवा देखा था, तो पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 to 30 है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है छठवां नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है। फिर फ्रेंड्स हमने जो समता या समानता का अधिकार पढ़ा था, जो आर्टिकल 14 to 18 था, तो मैंने एक एक करके आपको बताया था कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 और 17 में क्या है, ठीक है, और 18 में क्या है। तो ये आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं बोलूँगी नहीं बिकॉज मैंने पढ़ा चुका है, आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे, और दूसरा है फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहाँ से। तो दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में था, तो ये आर्टिकल 19 to 22 में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 19 में क्या है फ्रेंड्स, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आर्टिकल 19A, 19B, 19C और D, E, और फिर उसके बाद 19G है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 19A में क्या है फ्रेंड्स, तो ये बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अगर एग्जाम में पूछता है कि बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो आप क्या बोलेंगे कि आर्टिकल 19A के तहत है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आर्टिकल 19B देखेंगे, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि इसमें सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 19C देखेंगे, तो यह है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या है फ्रेंड्स, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ओके, फिर 19D देखेंगे, तो 19D है फ्रेंड्स, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मीन्स आप देश के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, फिर 19E देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स देश के किसी भी क्षेत्र में क्या करते हैं, आप रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 19G देखेंगे, तो ये कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी बिजनेस क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसकी आपकी पूरी छूट है। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी सोच रहे होंगे कि E है, E के बाद G आ गया, इसमें F कहाँ गया। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता भी दूँ कि अनुच्छेद जो 19F है, संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया था, 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था। 1978 ईस्वी में उसको हटा दिया गया था।
44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कल, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा उसको। और फ्रेंड्स ये 19A में जो बोलने की स्वतंत्रता है, ये बोलने की स्वतंत्रता, इसके साथ एक और भी है, और वो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है वो फ्रेंड्स वो 19A में ही है। क्या है फ्रेंड्स? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी किस में है? तो वो भी आर्टिकल 19A में ही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आर्टिकल 20 देखेंगे। ये जो जैसे 2 का है ना, और 19 to 22, तो मैंने आपको 19 बता दिया, अब 20 देखेंगे। तो 20 में क्या है फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 20 में दिया है कि अपराध के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए 3 कंडीशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए ये है फ्रेंड्स कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है जो अपराध किया हुआ है, एक अपराध किया हुआ है, तो सिर्फ उसके लिए एक ही सज़ा होगी। ये नहीं कि 2 सज़ा दे दिए, 3 सज़ा दे दिए, इस टाइप का नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा कंडीशन क्या है फ्रेंड्स कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मीन्स फ्रेंड्स उसे ये नहीं कहा जा सकता, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि क्या करें, आप अपने विरुद्ध गवाही दें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट तीसरा कंडीशन क्या है? तो तीसरा है फ्रेंड्स अपराध करने के समय। क्या है फ्रेंड्स? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। कि फ्रेंड्स वो आज के समय में जो भी क्या किया हुआ है, गुनाह किया हुआ है, ठीक है, और वो कैद है, तो उसको उसी कानून के, जैसे जो प्रेजेंट टाइम में जो रूल है उसी के अनुसार हम उसको सज़ा देंगे। ना कि ये कि पास्ट में क्या रूल था और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इस चीज़ से है कि प्रेजेंट में वो क्या गलती किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम में कौन सी कानून है, और उसी को उस पर अप्लाई होगी उसको सज़ा देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आर्टिकल 21 देखते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या है फ्रेंड्स? तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात कह सकते हैं फ्रेंड्स जीवन का अधिकार है। मीन्स आर्टिकल 21 में क्या है फ्रेंड्स? जीवन का अधिकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आर्टिकल 21A पढ़ेंगे या फिर क। ठीक है, आर्टिकल 21 का या फिर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या था फ्रेंड्स? यह भारतीय संविधान के प्रारंभ में नहीं था। ठीक है, मीन्स जब भारतीय संविधान बना था तो क्या था, ये उसमें नहीं था। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या हुआ? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर देखेंगे आर्टिकल 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 22 में क्या है फ्रेंड्स? तो ये है कि आर्टिकल 22 बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके भी 3 कंडीशन बनते हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बनते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स कारण पूछने का अधिकार, कि मीन्स अगर कोई किसी व्यक्ति को ऐसी अचानक से गिरफ्तार कर रहा है तो उसको क्या करना होगा? कारण बताना होगा। और उस व्यक्ति को क्या, वो व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है कि कारण पूछ सकता है कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन बनता है फ्रेंड्स कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है फ्रेंड्स कि मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। मीन्स जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो क्या कर सकता है, वो जिससे भी चाहे, जिस भी वकील से, उससे क्या कर सकता है, वो सलाह ले सकता है। उसके लिए उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आर्टिकल 22 और 20 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गिरफ्तारी का है यहाँ पे वर्णन। ठीक है, कि गिरफ्तारी के संबंध में बताया गया है कि उनके पास क्या क्या 3 ऐसे कंडीशंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 20 देखिए, तो इसमें अपराध की बात की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपराध, तो अपराध करने के बाद क्या होता है, इंसान गिरफ्तार होता है। तो आर्टिकल 20 फिर 22। तो फ्रेंड्स ये देखिए अपराध, पहले वो अपराध करेगा, मीन्स पहले 20 आएगा, उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी फ्रेंड्स गिरफ्तारी होगी तो वो क्या आता है 20 के बाद आता है, मीन्स 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गिरफ्तारी के बारे में ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। और वो जो मैंने पिछला पढ़ा था हम लोगों ने 20 वाला, तो उसमें क्या है, अपराध के बारे में वो 3 कंडीशन उसके दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है, आपको पता है कि तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस आर्टिकल के तहत है फ्रेंड्स? तो ये आर्टिकल क्या है, 23 to 24। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में क्या है,
तो ये है मानव व्यापार बालाश्रम मीन्स क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मानव व्यापार को क्या मानव व्यापार पे प्रतिबंध है कि आप मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बालाश्रम मीन्स जबरन मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। और क्या बंधुआ मजदूरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मानव व्यापार और ये जबरन मजदूरी बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया था, इसमें आर्टिकल 23 के तहत रोका गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 24 देखेंगे। तो आर्टिकल 24 में क्या है फ्रेंड्स कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाना, ठीक है। मीन्स आर्टिकल 24 के तहत क्या हुआ था कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, तो जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको काम करने पर रोक लगाना, कि मीन्स जो 14 साल के बच्चे हैं वो किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको रोक लगाया गया था आर्टिकल 24 के तहत, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप 23 और 24 दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत मानव व्यापार या बालाश्रम पर क्या किया गया था, रोक लगाया था। तो आप कहेंगे 23, आर्टिकल 23। और ये पूछेगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोक लगाया गया था, तो आप कहेंगे आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, चौथा नंबर, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको याद करा था कि ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये 25 to 28 के तहत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पढ़ेंगे आर्टिकल 25। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मीन्स कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आर्टिकल 25 में क्या की गई है, आर्टिकल 25 में है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसका आपकी पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आर्टिकल 26 देखेंगे। तो आर्टिकल 26 में है फ्रेंड्स धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या है फ्रेंड्स, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब फ्रेंड्स व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। मीन्स क्या, वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखेंगे आर्टिकल 27। फिर आर्टिकल 27 देखेंगे तो उसमें धार्मिक संपोषित है, ठीक है। क्या है, धार्मिक संपोषित। मीन्स राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 27 क्या है, धार्मिक संपोषित है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आर्टिकल 28 देखेंगे। तो आर्टिकल 28 में क्या है फ्रेंड्स, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो अब पांचवा देखते हैं फ्रेंड्स। तो पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये कौन से आर्टिकल में है फ्रेंड्स, ये है 29 to 30 में, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे आर्टिकल 29 में क्या है। तो आर्टिकल 29 में है फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसको काफ़ी ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। फ्रेंड्स कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल अब 29 देखेंगे, 30 देखेंगे फ्रेंड्स। 29 तो हो गया कि अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण। अब आर्टिकल 30 देखेंगे। तो आर्टिकल 30 है फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण है, ठीक है। मीन्स जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरीके का क्या करेगी फ्रेंड्स, भेदभाव नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे छठा, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है। तो छठा मौलिक अधिकार हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 है, ठीक है, 32 में। तो फ्रेंड्स ये पता आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कहा क्या गया है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है आर्टिकल 32 में, यदि कोई व्यक्ति या सरकार आपकी किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो
इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि यदि कोई व्यक्ति या सरकारी है आपके किसी भी मौलिक अधिकार को, मीन्स आपने जितना ऊपर जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अभी आपने 5 पढ़ चुका है, ये 6ठा पढ़ रहे हैं आप, तो 5 में जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए हैं उससे अगर कोई भी व्यक्ति या फिर सरकार उसको छीनने का प्रयास करती है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 32 के तहत एक और बात कहा गया है, ये है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, मीन्स जो आर्टिकल 32 है, अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछता है कि किसने ये कहा था कि ये पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार को, ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप कहेंगे कि बी आर अम्बेडकर ने कहा है, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।